हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हिस्ट्री। आज हम 7th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, आपका जो कोर्स है इस बार जो चल रही हैं बुक्स, वो आपकी एनसीईआरटी का सिलेबस है। आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो ये आप एनसीईआरटी की बुक्स परचेज़ कर लीजिएगा। इसमें हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी आपकी तीनों ही सब्जेक्ट की 3 डिफरेंट बुक्स होंगी। ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि सालों में किस तरह से बदलाव आए हैं, क्या क्या बदलाव आए, हम उनको कैसे जान सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुनिया में अगर हम देखें हिस्ट्री पास से लेके आज मौजूदा टाइम तक लगातार चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं इन ऑल द स्फीयर, इन ऑल द एरियाज़। वो चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 1 was made in 1154 CE by अरब जोग्राफर अल इदरीसी। देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है, इसी फर्स्ट पेज पर ये मैप 1 है, साइड से लिखा हुआ है भी है। अब मैप 1 जो है वो किसने बनाया है? ये 1154 CE में एक अरब जोग्राफर अल इदरीसी ने इस मैप को ड्रॉ किया था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज़ अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब अल इदरीसी ने इस मैप के ज़रिए क्या रिप्रोड्यूस या हमें क्या बताने की कोशिश की है? इस मैप के ज़रिए अल इदरीसी ने हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डिटेल्स को बताने की कोशिश की है। सब कॉन्टिनेंट जो वर्ड है वो भारत के लिए यूज़ किया जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि हमारे देश के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। मैप 2 was made in 1720 by a French cartographer। और जो मैप 2 है वो नेक्स्ट पेज पे है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगी। उसको बनाया है 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। अब कह रहे होंगे आप कि मैम कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर उस इंसान को कहते हैं जो मैप बनाते हैं। कार्टोग्राफर साइड से लिखा भी है, अ पर्सन हु मेक मैप्स, यानी कि नक्शा बनाने वाले लोगों को हम कार्टोग्राफर कहते हैं। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया। देखिए, कहने का मतलब ये है, ये दो मैप है, मैप 1 एंड मैप 2, और दोनों ही मैप जो है ना वो अलग हैं कुछ फीचर्स में इन टर्म्स ऑफ द सम एरिया, यानी कि कुछ फीचर्स अगर हम देखें तो दोनों ही मैप्स के अलग हैं, वो हम डिटेल आगे इन अल इदरीसी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। अल इदरीसी के मैप में अगर हम देखें तो साउथ इंडिया कहाँ पाया जाता है? वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया वहाँ है जहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया होगा। एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड ऑफ एट द टॉप। और अल इदरीसी के मैप में श्रीलंका जो एक आइलैंड है वो कहाँ पर उसने लोकेट किया है? टॉप पर। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। और ये जो मैप है ना, अगर आप लोग के पास बुक हो तो आप देख लीजिएगा, मैप 1 में जगहों के जो नाम लिखे हुए हैं वो अरबी में लिखे हुए हैं। क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, आप सोचोगे पता नहीं कौन सी भाषा है ये, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ ये अरबी लैंग्वेज है। क्योंकि ये मैप जो मैप 1 है 1154 में एक अरब जोग्राफर अल इदरीसी ने ड्रॉ किया था। और क्योंकि वो एक अरब जोग्राफर थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने जगहों के नाम भी अरबिक लैंग्वेज में लिखे, क्योंकि अरब के थे तो अरबिक लैंग्वेज जानते थे। ये है बेटा पेज नंबर 2 पे मैप 2। एंड दीज आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए उसमें जो अरबी में नाम लिखे हुए हैं उसमें देखिए क्या क्या हैं। जैसे कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम अच्छे से जानते थे कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज की बात कर रहे हैं। और इसमें इस कन्नौज को देखिए, कन्नौज को के से नहीं बल्कि क्यू से लिखा है, कन्नौज। मैप 2 मेड अर्ली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। और जो मैप 2 है वो मैप 1 के लगभग 600 साल बाद ड्रॉ किया गया। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कंटिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली।
और इन 600 सालों में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। जाहिर सी बात है, 600 साल का पीरियड एक लंबा पीरियड होता है, 1 या 2 दिन का पीरियड नहीं है। चेंजेस तो 1-2 साल में भी कुछ ना कुछ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन 1 साल के अंदर भी कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं। और यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं 600 ईयर्स की। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट the subcontinent had changed considerably. This map seem more familiar to us and coastal areas in particular are surprisingly detailed. देखिए, अब जो ये 600 साल के बाद जो ये मैप 2 ड्रॉ किया गया, तो इस मैप में जो भी कोस्टल एरियाज़ वगैरह के बारे में जो भी डिटेल हमें प्रोवाइड की गई है वो हमारे लिए ज़्यादा फैमिलियर, यानी कि हम उनको ज़्यादा अच्छे से हम उन नामों से वाकिफ़ हैं। फैमिलियर यानी कि हम परिचित हैं उन चीज़ों से। जबकि जो अल-इदरीसी ने मैप जो ड्रॉ किया था उससे हम इतने अच्छे से उन जगहों के नामों से हम इतने अच्छे से परिचित नहीं हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि वो मैप अरबिक लैंग्वेज में है, उसमें जो नाम लिखे गए हैं जगहों के वो अरबिक लैंग्वेज में है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयेजेस। अब सवाल उठता है कि मैप ड्रॉ क्यों किए जाते थे। ये सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने पूरी डिटेल बता दी, लेकिन मैम ने ये तो बताया ही नहीं कि मैप क्यों ड्रॉ किए जाते हैं। जो भी सेलर होते हैं, जो भी व्यापारी होते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम 1154 और 1600 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या होता था, व्यापार होता था। व्यापार आज भी होता है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़। पहले भी होता था कि लोग एक दूसरे देशों में जाते थे व्यापार के लिए, तो वो कैसे जाते थे, वो समुद्री रास्तों से जाते थे, तो वो अपने साथ मैप कैरी करते थे ताकि वो रास्तों का पता लगा सकें हैं। तो इसलिए ये मैप ड्रॉ किए जाते थे। और वॉयेजेस कहते हैं समुद्री सफ़र को, यानी कि जो सफ़र समंदर के माध्यम से किया जाता है वो कहलाता है वॉयेजेस। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट द 2 पीरियड। अब देखिए, दोनों ही मैप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन क्या है कि इन दोनों ही मैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये दोनों ही मैप 2 अलग अलग टाइम पीरियड को दर्शाते हैं। When historians read documents, map and the text from the past, they have to be sensitive of different historical background. जब हिस्टोरियंस इन मैप वगैरह को पढ़ते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में मैप भी शामिल हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट मटेरियल यानी कि जो रिटन मटेरियल है उस टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ वो भी शामिल है। तो ये जो चीज़ें हैं हिस्टोरियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और हिस्टोरियन इनकी मदद से उस वक्त के टाइम पीरियड को बारे में हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वी प्रोड्यूस। तो हिस्टोरियंस हमारे पास हिस्ट्री के बारे में जो भी रिटन में इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन कैसे आई है। सवाल ये उठता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आई है। हिस्ट्री ने चलकर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमारे पास हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन हमें हिस्टोरियंस ने प्रोवाइड किया। और हिस्टोरियंस ने वो इन्फॉर्मेशन हमें किस बेस पे प्रोवाइड की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिटन मटेरियल, जो भी मैप वगैरह उनको मिले उनकी बेसिस पर हमें उन्होंने यानी हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री से रिलेटेड ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय द हिस्टोरियन टू अस विद द हेल्प ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द मैप एंड द टेक्स्ट। यानी कि तमाम मटेरियल की मदद से ही हिस्टोरियंस ने हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। देखिए, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी यानी कि पहले किस तरह की टर्म्स यूज़ की जाती थी और अब। इफ़ द कंटेस्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड द मीनिंग। देखिए, वक्त के साथ साथ लैंग्वेज, उनकी मीनिंग, ये तमाम चीज़ें भी बदल जाती हैं। यानी कि हम इंफॉर्मेशन को किस कंटेस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं ये चीज़ें भी वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं। यानी कि लैंग्वेजेस, मीनिंग उनके वो भी बदलते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर अ टाइम। देखिए, जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं वो अलग अलग भाषाओं में मौजूद हैं। ठीक है, ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है वक्त के साथ इनमें बदलाव आते हैं। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। देखिए, जो मेडिवल पर्शियंस थे
मिसाल के तौर पर हम देखें तो वो मॉडर्न पर्शियन से डिफरेंट है, मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री से डिफरेंट है, मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न से डिफरेंट है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। ये जो डिफरेंस है सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी में ही नहीं है, बल्कि अल्फाजों के, शब्दों के जो मीनिंग हैं वो भी वक्त के साथ साथ बदलते चले गए हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। देखिए अगर हम बात करें शब्द हिंदुस्तान की, जिसका हम आज क्या कहते हैं, इंडिया, तो द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म, और मॉडर्न टाइम में हम इसके लिए वर्ड नेशन स्टेट भी यूज़ करते हैं। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज सिराज, लेकिन जो वर्ड है ये हिंदुस्तान, इसको 3rd सेंचुरी में किसने यूज़ किया था, ये शब्द यूज़ किया था हमारे देश इंडिया के लिए हिंदुस्तान, मिनहाज सिराज ने फर्स्ट टाइम। मिनहाज सिराज कौन था, क्रॉनिकल हु रोट इन पर्शियन, एक क्रॉनिकल थे जिन्होंने पर्शियन ज़बान में लिखा और हमारे देश के लिए उन्होंने वर्ड हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया। ही मीन्ट द एरियाज़ ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। हिंदुस्तान वर्ड से उनका मतलब क्या था, उनका मतलब ये था, देखिए कौन, एक ऐसी जगह, एक ऐसा लैंड जो कहाँ पर है, पंजाब का एरिया, हरियाणा का जंगल, और गंगा और यमुना के बीच में जो एरिया आता है उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया हिंदुस्तान। ही यूज़ द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड। और अगर हम पॉलिटिकल सेंस में देखें, उन्होंने जो ये टर्म यूज़ की थी पॉलिटिकल पर्पस से, वो क्या थी, दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि हिंदुस्तान वो जगह है जो दिल्ली सल्तनत के हिस्से में आती है, जिस पर के दिल्ली सुल्तान हुकूमत करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान का वर्ड उन्होंने, जो मिनहाज सिराज थे, यानी कि हिंदुस्तान पॉलिटिकल सेंस में देखें तो यहाँ पर किसकी हुकूमत थी, किसका डोमिनेशन था, दिल्ली सुल्तान का। द एरिया इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म, और फिर बाद में ये क्या हुआ, ये जो टर्म है और ये एरिया है ये शिफ्ट हो गए विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, यानी कि एक्सटेंट, जो दिल्ली सल्तनत थी उसने अपना जो एरिया है उसको बढ़ा लिया। बट द टर्म नेवर इंक्लूड द साउथ इंडिया, यानी कि कहाँ तक बढ़ा लिया अपना एरिया इन्होंने, साउथ इंडिया तक। लेकिन उस वक्त साउथ इंडिया वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि साउथ इंडिया वर्ड बाद में ऐड हुआ है। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, और अगर हम 16th सेंचुरी की बात करें, अर्ली 16th सेंचुरी की बात करें, तो बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी। तो बाबर ने शब्द हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया था यहाँ की ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए। मैं आपको बता दूँ 1526 में जो मुग़ल रूलर थे बाबर, वो हिंदुस्तान आए। द फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द सब कंटिनेंट, ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, यानी कि एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ को डिफ़ाइन किया था बाबर ने। हिंदुस्तान शब्द जब यूज़ किया तो उन्होंने यहाँ की ज्योग्राफी की, यानी कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द को डिफ़ाइन करते वक्त बाबर के दिमाग में क्या थी, यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स। As well as we will see later in the chapter, this was sometimes similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind। और 14th century 14वीं शताब्दी के जो शायर थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, वो शब्द था हिंद। While the idea of the geographical and the cultural entity like India, लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटाइटी के कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया इंडिया। Did exist, the term Hindustan did not carry the political and the national meaning which is associated with it today। और आज हम देखते हैं तो आज यह टर्म हिंदुस्तान को आज हम पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के कंटेस्ट में इस टर्म को एसोसिएट, यानी कि आज हम पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के सेंस में इस वर्ड का, यानी कि हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। Historians today have to be careful about the term they use because the meant different thing in the past। और historians ने इस शब्द का इस्तेमाल जो किया है वो पास्ट में, यानी कि हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों को और डिफ़ाइन करने के लिए किया है। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, जैसे कि मान हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। अ सिंपल टर्म, एक शब्द है फॉरेनर। इट इज़ यूज टुडे अ मीनिंग समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। फॉरेनर जो वर्ड है, फॉरेनर जो शब्द है, इसका इस्तेमाल हम आज कैसे करते हैं कि वो इंसान जो हमारे देश का नहीं है, जो इंडिया का नहीं है, वो फॉरेनर कहलाता है।
इन द मेडिवल पीरियड, लेकिन मेडिवल पीरियड में फॉरनर वाज अ स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज। तो मेडिवल पीरियड में फॉरनर का शब्द का इस्तेमाल किस किस लिए किया जाता था कि वाज एनी स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी स्ट्रेंजर जो किसी गांव में रहता है, यानी कि जो गांव दिया गया है वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर आकर बस गया तो उसके लिए फॉरनर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि गांव कहाँ का है, गांव वहीं का है, यानी कि एक गांव में दूसरे गांव का इंसान आकर रहने लगा तो वो फॉरनर कहलाएगा। लेकिन आज हम फॉरनर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि वो इंसान जो भारत का नहीं है वो फॉरनर कहलाता है। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। अब देखिए मैंने क्या कहा कि पहले फॉरनर वर्ड का इस्तेमाल मेडिवल पीरियड में इस सेंस में किया जाता था कि वो इंसान जो उस गांव का नहीं है, वो बाहर के गांव से आकर वहाँ बस गया है, उस कल्चर और सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो क्या कहलाता था, फॉरनर। इन हिंदी टर्म द परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। और हिंदी मीनिंग में इस वर्ड का इस्तेमाल स्ट्रेंजर का जो मतलब है वो क्या है, परदेसी, और पर्शियन में इसको कहते हैं अजनबी। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller। देखो जैसे क्या सिटी ड्वेलर्स होते थे तो माइट कभी कभी क्या करते थे, उनके लिए फॉरेस्ट ड्वेलर भी इस्तेमाल किया जाता था और फॉरेनर भी, यानी कि वो दूसरी जगह चले जाते थे तो फिर वो क्या कहलाते थे, सिटी ड्वेलर। जब वो जंगलात वगैरह में रहने लगते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर। तो उनकी क्योंकि जगह बदल गई तो इसलिए उन्हें फॉरनर भी कह सकते थे। बट 2 पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर। लेकिन 2 पीजेंट जो एक ही विलेज में रहते थे उनको हम फॉरनर नहीं कह सकते थे टू ईच अदर, इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड। यानी कि एक ही गाँव में, यानी कि वो पहले से ही 2 लोग अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के हैं, लेकिन वो पहले से ही गाँव में रह रहे हैं, सेम गाँव में, सेम, तो उनको फॉरनर नहीं कहेंगे। फॉरनर किसको कहेंगे, जो दूसरे गांव से आकर रहेगा उसको फॉरनर कहेंगे। ऐसा मेडिवल पीरियड में वर्ड फॉरनर का इस्तेमाल इस सेंस में किया जाता था। लेकिन मौजूदा टाइम में अगर हम फॉरनर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं कि वो नागरिक जो भारत का नहीं है वो फॉरनर कहलाता है। तो जैसा अभी हमने बताया कि हिस्ट्री में वक्त के साथ साथ जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरियन एंड देयर sources. This topic I will discuss in next video. Okay, thank you very much.